अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। दुरून टीवी आप इस वक्त देख रहे हैं। हमारे साथ एक सीनियर और बुजुर्ग सियासतदान, कॉन्फ्रेंस सियासतदान अफरा साहब खटक मौजूद हैं। वो कोयटा आए थे तो हमने कहा उनके आने का फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि अफरा साहब खटक का नेब के दौर में बलोच सियासतदान और पश्तून सियासतदानों के साथ बुजुर्ग सियासतदान हैं जो बहुत सारे इस वक्त हमारे बीच मौजूद नहीं है, उनके साथ एक अच्छा वक्त गुजारा है। अच्छा वक्त भी गुजारा है, बुरे वक्त गुजारे साथ रहे हैं वो। तो एक हमने सोचा था, बहुत से दोस्तों का हमें फीडबैक भी हमेशा आता रहा है कि आप सीनियर जो पॉलिटिशियन हैं उनका इंटरव्यू कर लें। तो उसी सिलसिले की कड़ी है। तो हम कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर की जो सियासत है उस पे बात करें, और ज़्यादातर हमारा फोकस रहेगा कि हम जो हमारे अफलास जो गुजरे हैं उनके हवाले से जो है कुछ याददाश्तें दोबारा ताज़ा की जाएँ, और कुछ ताकि एक याददाश्त रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, कोशिश करेंगे मुख्तसर हो। सबसे पहले अगर मैं पूछना चाहूँ, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि नेब के दौर में जो आपकी याददाश्तें हैं, अगर वो खुल के बलूच लीडरशिप के साथ, पश्तून लीडरशिप के साथ जो हमारे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, क्या उनके साथ रवाबित कैसा रहा, अच्छा और बुरा वक़्त कैसे गुज़रा, इस हवाले से ज़रा थोड़ा डिटेल से अगर हम बताएँ। जी, मैं कोशिश करूँगा कि कुछ अर्ज़ करूँ। ये तो ऐसी बात है, ऐसा मौजू है कि इस पे तो किताबें लिखी जा सकती हैं, काफ़ी फैला हुआ मौजू है। मेरी गुज़ारिश कि मैं तो पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन में था, 1968 में पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन बनी, और अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक और वन यूनिट के ख़िलाफ़ तहरीक, उसमें हम शामिल हुए। और उसके बाद फिर सत्र के इंतखाबात है 1970 के, तो उसमें हमने नेशनल अवामी पार्टी के लिए कैंपेन की और उसके कारकुनों के तौर पे हमने उसमें हिस्सा लिया। और उसके बाद फिर यहाँ पे बहरान आया बांग्लादेश का, वो भी हमने देखा। हमारे अपने लीडरों से हमने रहनुमाई हासिल की। खान अब्दुल वली खान थे, गौस बख्श बिजेंजो साहब थे, नवाब खैर बख्श मरी, सरदार अताउल्ला मैंगल, हाशिम खान गिलज़ाई, मीर गुल खान नसीर, और ये सारे हमारे जो लीडर थे, बड़े नाम थे उस वक़्त के। और सूबों में भी पहले ये शायर हबीब जालिब साहब जो शायर अवाम थे, वो भी नैब में थे, और बहुत सारे दानिश्वर लोग थे। तो फिर ये, लेकिन ये कि सत्र के इंतखाबात के बाद बहरान आया मशरक़ी पाकिस्तान का, वो ख़त्म हुआ और वो बांग्लादेश बन गया मशरक़ी पाकिस्तान। तो हमारा ये ख्याल था कि अब नया पाकिस्तान शायद कुछ ज़्यादा हमवार तरीके से चलना शुरू कर दे, लेकिन बदकिस्मती से वो भी ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ। यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत बनी मरकज़ में भी और सिंध और पंजाब में भी, और यहाँ पे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में नेशनल अवामी पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम का कोलिशन मखलूत हुकूमत बनी। लेकिन फिर जो मरकज़ी हुकूमत थी उसने बलूचिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू की, और चंद महीने के बाद फिर उसको ख़त्म कर, मेरा ख्याल 10 महीने सारी चली थी, 9-10 महीने के बीच। जी। तो वो जब ख़त्म हुई तो फिर हम फिर एजिटेशन में चले गए। तो थोड़ा सा मुझे याद है, जब ये बांग्लादेश का तो 16 या 17 दिसंबर को यानी वो बांग्लादेश बन गया मशरक़ी पाकिस्तान। तो मुझे याद है भुट्टो साहब ने मेरा ख्याल है 21 दिसंबर को तकरीर की, उन्होंने जब टेक ओवर किया, याह्या खान को फौज के कुछ जर्नलों ने हटाया और भुट्टो को उन्होंने दावत दी। भुट्टो साहब आए और उन्होंने इख्तियार संभाला और नैब से पाबंदी उठाई। अच्छा, नैब पर पाबंदी लगी थी नवंबर 1971 में, क्योंकि नैब वाले कहते थे कि आप बांग्लादेश में फौजी ऑपरेशन बंद करें, बात करें बंगालियों से। तो हुकूमत ने पाबंदी लगाई। वो जब पाबंदी भुट्टो साहब ने उठाई, अच्छा 1 महीने के बाद, यानी आप कह सकते हैं दिसंबर में, तो नैब ने मीटिंग बुलाई। वली खान साहब ने जब ये ऐलान हुआ कि नैब पाबंदी हो गई, तो मरकज़ी कमेटी की मीटिंग, मेरा ख्याल है अब तारीख एग्जैक्टली 26, 27 या 28 इन तारीखों में से 1 दिसंबर को, यानी 1 हफ्ते के बाद पेशावर में उन्होंने मीटिंग बुलाई। अच्छा। मरकज़ी कमेटी की, और ग्रीन्स होटल पेशावर का जो था उसके अंदर मीटिंग उन्होंने बुलाई। लेकिन ये तो बड़ी यानी ऐसा इवेंटफुल टाइम था, यानी बड़ा वाक़यात से भरपूर वक्त था। तो बहुत सारे वर्कर्स आए। अच्छा। मैं भी चला गया एक हॉल में। तो मरकज़ी कमेटी की मीटिंग एक तरह से वली खान साहब ने कहा, उन्होंने देखा कि वर्कर्स कितने यानी कितनी दिलचस्पी है उनको, और वो आए हैं, तो उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा कि मरकज़ी कमेटी को बंद कमरे में ले जाए। अच्छा। उन्होंने कहा यही हॉल में करते हैं, ओपन कर लिया। ओपन, तो हम भी उसमें बैठ गए। अच्छा। तो कई लोग बैठ गए उसमें, तो जो मरकज़ी कमेटी के मेंबर नहीं थे।
दोबारा हमने वहाँ कार्रवाई देखी, हमने सुनी, तो इस पे बहस हुई कि क्या किया जाए। यानी भुट्टो साहब ने जो ऑफर की है, तो इस पे मुख्तलिफ राय थी। कुछ लोगों ने कहा कि चलिए हम आजमाएं जाके इनसे, जो ये कहते हैं कि आप आ जाएं तो इनके साथ हम मिलकर काम करना शुरू कर दें। और कुछ ने कहा कि नहीं, हम कैसे यकीन कर लें कि चीज़ें बदल गई हैं। तो मुख्तलिफ बातें हुई। उसमें मैं समझता हूँ कि जो ऐसे लीडर थे जिनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान में, अब नए पाकिस्तान में, क्योंकि भुट्टो साहब ने ऐलान किया नया पाकिस्तान, ये नया पाकिस्तान, हाँ, यह भी इमरान खान ने किया, ये पहले भुट्टो साहब ने कहा था। उन्होंने पहली तकरीर जो की बांग्लादेश के बाद, उन्होंने कहा अब नया पाकिस्तान बनाएंगे। तो कुछ ने कहा कि नए पाकिस्तान को हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक वफाकी जमहूरी पाकिस्तान बने वाकई, क्योंकि जो बंगाल का तजुर्बा है उससे सीखना चाहिए कि कैसे ये मुल्क टूटा, और वो यही हो सकता है कि एक बेहतर पाकिस्तान, जो गलतियां बंगाल में हुई वो न दोहराई जाए। कुछ लोगों का ख्याल था कि नहीं, ये तो हम एतमाद नहीं कर सकते। और उसमें मुझे याद है सबसे वाज़ेह तकरीर या सख्त तकरीर जो थी वो नवाब खैर बख्श मारी ने की। उन्होंने कहा कि नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, उसमें कि इसमें क्या चीज़ नई है, ये जो हुक्मरान तबके हैं ये तो वही हैं। उसने कहा ये तो नई बोतल में पुरानी शराब उन्होंने डाली हुई है। उन्होंने कहा कि यानी ये लोग बंगाल से सीखने पर तैयार हैं? क्या ये मान गए हैं कि ये गलत थी सियासत जो बंगाल में हुई है? अगर ये नहीं मानते तो ये जो हाथ बढ़ा रहे हैं हमारी तरफ, देख लें इसमें बंगालियों का खून लगा है, तो इसकी क्या जमानत है कि हमारा खून इस हाथ पे नहीं लगेगा। तो इस तरह की बातें भी उन्होंने सवालात उठाए, मुझे याद है। और उस वक़्त फिर ये था कि भुट्टो साहब की हुकूमत में भी ऐसे लोग थे, कयूम खान जो वज़ीर दाखिला थे, जैसे अभी भी है एस्टेब्लिशमेंट वाली सियासत, वो एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे काबीना में बैठे हुए थे। उनकी कोशिश थी कि नैप और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई मुआहिदा ना हो। तो कुछ मुश्किलात पैदा हुई शुरू में, और फिर ये था कि वली खान साहब ने जो टीम बनाई उसमें मीर गौस बख्श बिजंजो, उसमें अरबाब सिकंदर खान खलील, उसमें सदारतौला मैंगल, और कुछ और भी नाम थे। ये उन्होंने बनाई, उन्होंने बातचीत शुरू की। बातचीत में मुश्किलात पैदा हुई क्योंकि भुट्टो साहब ने पहले सूबों के गवर्नर अपनी पार्टी के मुकर्रर किए। गौस बख्श रईसानी साहब को यहाँ मुकर्रर किया उन्होंने, और हयात मोहम्मद खान शेरपाव को उन्हें वहाँ केपी में, पख्तूनख्वा में उन्हें गवर्नर बनाया। तो कुछ अर्सा तातुल पैदा हो गया, लेकिन फिर तातुल टूट गया। और मीर गौस बख्श बिजंजो जो थे वो मेन नेगोशिएटर थे, यानी एक तरह से नेगोशिएशन में उनका किरदार बहुत बुनियादी था। मुझे याद है कयूम खान से तो हमारे ताल्लुकात ख़राब थे, वज़ीर दाखिला थे वो, तो उनके जलसों की हमने मुखालफत की तो हमारे खिलाफ वारंट जारी हो गए थे, और हम एक जगह जमा थे इस ख्याल से कि हमारे ऊपर छापे पड़ रहे हैं। तो मीर साहब वहाँ इस्लामाबाद से आए पेशावर में, उन्होंने कहा कि मुआहिदा हो गया है, तो हुकूमत बन गई, लेकिन उस हुकूमत को कुछ काम करने नहीं दिया गया। उसके खिलाफ बहुत सारी साजिशें, ईरान के बादशाह था उसने साजिशें की, और यहाँ पर तो साजिशों की कमी कभी नहीं हुई, साजिशों में तो खुद कफील है आम। तो बहरहाल वो हुकूमत टूटी, उससे फिर बहरान गहरा हो गया। और उसके बाद फिर हैदराबाद का मुकदमा आया, नैब पर पाबंदी लगने के बाद उसमें 55 मुलजमान थे, मैं भी उसमें था, और हमारे ये सारे लीडर, उससे पहले भी हम जेलों में थे लेकिन मुख्तलिफ जेलों में थे। हैदराबाद में फिर ये 55 लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया। उसमें सारे फेहरिस्त कौन कौन अगर उसमें यानी शुरू ऊपर से अगर हम देखें तो अब्दुल वली खान, मीर गौस बख्श बिजंजो, सरदार अताउल्ला मैंगल, नवाब खैर बख्श मारी, मीर गुल खान नसीर, हाजी गुलाम अहमद बिलोर, मोहम्मद अफजल खान, हाशिम खान गिलज़ई, अब्दुल वाहिद कुर्द, कर्नल सुल्तान, यहाँ पर जो उनकी जो तजीब थे, तो इस तरह के कई नाम। और लेकिन इसके अलावा महराज मोहम्मद खान को भी इसमें ले आए थे। कसबर गर्देजी साहब थे पंजाब से, हबीब जालिब शायर अवाम, इसके अलावा शेर मोहम्मद मरी साहब भी थे। तो काफ़ी लोग थे, और वो फिर कोई कुछ कम 2 साल वो मुकदमा जो है वो चला, और उसकी अपनी फिर बड़ी तफसील है। लेकिन हमने बहुत सीखा। ये हैदराबाद जेल में हमारे लिए मौका था। ये सारे हमारे उस्ताद थे, सियासत के तजुर्बाकार लोग थे, हमारे लीडर थे। तो उस वक्त आप यंग थे, बाकी सीनियर के दर थे? जी, हम लोग यंग थे, बिल्कुल। मैं यंग था, मैं ताज़ा तालिब इल्मी से फारिग हो गया था,
तालिब इल्म भी हमारे साथ थे। ये कुछ अर्सा डॉक्टर सलीम कुर्द जो भी हैं ये थे, इनके बड़े भाई भी थे कुछ अर्सा। तो बहुत सारे जो तालिब इल्म भी थे, लेकिन ये जो हमारे उस्ताद से हम स्टडी सर्कल करते थे। स्टडी सर्कल होता था जेल में, तो मतलब एक तरबियतगाह जेल बन चुकी थी। जेल बिल्कुल तरबियतगाह बन गई, और मुकदमा जेल के अंदर चलता था। और उसी हॉल में था जिसमें फैज़ अहमद फैज़ और ये जो दूसरे लोग 1954 में जो मुकदमा चला था तरक्की पसंद लोगों भी है, वही उसी हॉल में हमारा मुकदमा भी चला। और वहाँ जब पहले दिन हम वहाँ गए तो हमारे वकील नहीं थे, तो हमारे लीडरों ने एक तरह से खुद वकालत की। वली खान बिजंजो साहब और अरबाब सिकंदर खान ये ज़्यादा पेश थे। तो वली खान साहब ने उठकर कहा जजों से कि हमें तो आपको जेल में देखकर बहुत दुख हुआ है, क्योंकि हमारा ये ख्याल था कि आप इंसाफ फराहम करके हमें जेल से बाहर ले जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से हम आपको जेल में खींच कर ले आए हैं। ये अंग्रेजी में उन्होंने बात की, और तो जजों ने सर झुका लिए। इसके पास क्या जवाब था। और इस से मुतासिर होकर फिर हबीब जालिब साहब ने शेर लिखे कि ये मुनसिफ भी तो कैदी हैं, हमें इंसाफ क्या देंगे, लिखा है इनके चेहरों पर हमें जो सजा देंगे। तो काफ़ी उसके बाद काफ़ी एक कुछ कम 2 साल वो मुकदमा रहा। अच्छा, ये आप बताएं कि जो हैदराबाद साजिश ये बुनियादी तौर पर क्या था, उसमें इराक का इन्वायरमेंट, उसके सफारतखाने का असलिया बरामदगी वगैरह है क्या, वो वजह मतलब वो थी क्या? देखें जी, बिल्कुल ऐसे जैसे आजकल आप देखें ना, जो दहशतगर्दी के का कानून है उसमें दहशतगर्दों को ये पकड़ते नहीं है, और सियासी मुखालिफिन पर ये दहशतगर्दी के मुकदमा बनाते हैं। उस वक्त भी ऐसे ही हुआ। यानी जनरल चार्ज ये था, आम चार्ज ये था कि ये लोग मुल्क को तोड़ना चाहते थे और एक आज़ाद पश्तूनिस्तान और बलूचिस्तान बनाना चाहते थे। ये चार्ज जनरल था, उमनी बस चार्ज जिसे कहते हैं कानूनी ज़ुबान में। उसके अलावा फिर ऐसे उन्होंने हर आदमी के खिलाफ स्पेसिफिक चार्जेस भी थे अलग-अलग। मतलब मेरे खिलाफ ये था कि मैंने तकरीर करके कहा था कि स्टूडेंट अपना मार्शल लगाएंगे। अब देखिए, ये इस पे 5 की सजा वाले मुकदमे में मुझे ले गए थे। या ये था कि मसलन मैंने पश्तून फेडरेशन का मंशूर जो तकसीम किया उसमें लिखा था कि पाकिस्तान में जो पश्तून हैं उनको एक सूबे में इकट्ठा करके हम जमा करेंगे और उस सूबे का नाम पश्तूनिस्तान होगा। तो इस पे यानी ये मेरे ख्याल स्पेसिफिक चार्ज ये थे। अब तो अंदाजा लगे इससे कि इस तरह के चार्जेस पे आप गद्दारी के मुकदमे बना दो, जैसे आजकल हो रहा है वैसे उस वक्त भी ऐसे। अच्छा, आप क्या समझते हैं ये जो नेप के टूटने की जो वजह थी, वो एक तो आपने कहा कि साजिश है, बाकी आप ये समझते हैं कि उसमें बाकी भुट्टो के साथ कुछ ऐसे लोग थे जो कमपरस्ती के लिबादे में थे या आप लोगों के साथ थे, उनकी भी कोई साजिश उसमें थी, उसमें शामिल थी? देखें जी, देखें ये तो साजिशें तो होती रहती हैं, लेकिन ये तो लीडरों को चाहिए था कि वो रोकते इसको ना। तो बदकिस्मती से उस वक़्त जब निकल आए हम तो असल में बाहर काफ़ी तब्दीलियाँ आ चुकी थीं। PNA बन गया था, ज़िया-उल हक ने सियासत को एक दूसरी डगर पे लगा दिया था। सारी पार्टियाँ उसमें जो नैब के बाद पार्टी बनी थी NDP बदकिस्मती से वो भी PNA में शामिल हो गई थी। तो सियासत से थोड़ा सा हमारे एक हिस्से ने एक तरह से इनहिराफ किया वो नैब की सियासत से। उसकी वजह से इख्तिलाफ पैदा हुआ, मैं समझता हूँ बुनियादी वजह ये था। अच्छा, तो नैब आपके ख्याल में जो बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी जो शुरू हुई नवाब खैर बशमली की सरबराही में, सदरतउल्लाह महंगल भी उन्होंने भी बगावत की, तो आप समझते हैं कि ये नैब हुकूमत के ख़ात्मे की वजह थी? वो अभी समझ रहे थे कि पाकिस्तान के सिस्टम में या पार्लियामेंट में हमारे लिए कोई स्पेस नहीं है, तो ये कोई वजह थी या कोई और वजह? देखें, असल में यानी जिस बलूचिस्तान में बलोचों की आबादी का बड़ा हिस्सा शामिल हुआ वो तो पहली बार ये सूबा बना। उससे पहले तो जो बलूचिस्तान था वो तो ये नहीं था, गलात स्टेट अलग थी, लसबेला अलग था, मकरान और ये मरी बुकटी कबायली इलाके ये सब, हाँ ये अलग थे। तो ये था कि अब ये नया सूबा बना था। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत पर जिम्मेदारी आयद होती थी कि बांग्लादेश के तजुर्बे की रोशनी में वो ये साबित करते कि नहीं, पाकिस्तान में मुख्तलिफ कौमें पुरअमन तौर से रह सकती हैं, भाइयों के तौर पे, दोस्तों के तौर पे, आइन के तहत। तो उनको चाहिए था कि वो इस हुकूमत को चलने देते।
इसके खिलाफ साजिशें न करते, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने नहीं किया और ये सूबाई खुदमुख्तारी का जो किस्सा था वो नहीं हुआ। 73 का आइन बन गया लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। देखें ना, नैब का केस बहुत मजबूत था। नैब ने कहा कि देखें, सत्र में इंतखाबात हुए, आपको भी मैंडेट मिला, हमें भी मैंडेट मिला, या दोनों मैंडेट ठीक है या दोनों गलत हैं। ये कैसे कि हमारा मैंडेट गलत है और आपका मैंडेट ठीक है। बलूचिस्तान में 20 मेंबरों की असेंबली थी, उसमें 13 हमारे साथ थे, यानी नैप और GOI के कोलिशन में थे, और 7 मेंबर दूसरी तरफ थे। उन्होंने 13 को हटा के 7 मेंबरों की हुकूमत बना दी। तो ये तो गलत था, बिल्कुल नारवा बात थी। अच्छा, ये जो एक केप निकल गई बलूचिस्तान से, ये अफगानिस्तान गए, फिर रशिया वो शोर इनकलाब, जो भी एक कम्युनिज्म से काफ़ी लोग मुतासर हुए। तो ये जो अफगानिस्तान गए तो वहाँ पे फिर हम देखते हैं कि सूफी जुम्मा साहब फिर एक किताब लिखते हैं उनके बारे में, एक पसपर्दा एक चीज़ वो जो आया नहीं थी उसको लिखते हैं। तो क्या समझते हैं कि जो सूफी जुम्मा साहब ने लिखा है, ये उसमें वजूहात वही थे जो उन्होंने लिखा है, या उसमें आपका कोई इख्तिलाफ राय है कि नहीं जी इस तरह नहीं था, ये वन साइडेड था, या वो तो उस पर मैं बहस नहीं करूँ, वो इतनी अहम किताब नहीं है, इतना अहम बयानिया है। गुजारिश मेरा ख्याल ये है कि देखें, बलूचों ने वोट, बलूचिस्तान में बलूचों ने, पश्तूनों ने, सब ने वोट डाले, उन्होंने एक हुकूमत बनाई और उस हुकूमत को चलाने की कोशिश की। तो तशद्दुद का रास्ता तो उन्होंने इख्तियार नहीं किया, उन्होंने तो सियासत का रास्ता इख्तियार किया और जमहूरियत का रास्ता इख्तियार किया, आइन का रास्ता इख्तियार किया। लेकिन आपने आइन के दरवाजे बंद कर दिए, आपने एक मुंतखब हुकूमत को बगैर किसी ऐसी वजह के आपने तोड़ दिया। मैंने जैसे कहा ना, देखे ना, 20 मेंबरों को 13 को आप हटा के वो 7 को दे दें, और वो आप कहें कि मरकज में जो हमें या पंजाब में, सिंध में मिला है वो ठीक है। तो ये तो गलत बात ही, तो एक तरह से पहली बात हुई। मैं तो खुद यानी जंग का हामी नहीं हूँ, मेरा ख्याल ये है कि सियासत में मुज़ाहमत का कायल हूँ, लेकिन मुज़ाहमत पुरअमन तौर पर भी हो सकती है, और सियासी मुज़ाहमत पुरअमन हुई है तारीख में। लेकिन बहरहाल जो लोग लड़े भी, उनको भी एक तरह से लड़ने पे जो रियासती पॉलिसी थी उसने मजबूर किया। अपने जो आईनी रास्ते बंद कर दिए, वोट का रास्ता बंद कर दिया, वोट जीत के भी आप हुकूमत में नहीं आ सकते। फिर तो सिस्टम में उन्होंने फील किया कि हमें जगह नहीं। बिल्कुल जी, इसमें शक नहीं है। फिर आपने उनको पकड़ा, फिर आपने उन पर बमबारियां की, आपने उनके खिलाफ ऑपरेशंस किए। लेकिन ना, रियासत का काम तो ये होता है कि वो जो यानी 73 का फिर आइन बन गया। देखे ना, बलोचों या पश्तूनों का अगर वो आइन न बनाते, आइन की मुखालफत करते और कहते कि जिन्हें हम नहीं मानते, हम अलग होना चाहते हैं, वो और बात थी। लेकिन ऐसा तो नहीं था ना, उन्हें आइन माना। बलूचिस्तान के डॉक्टर बलोच साहब और नवाब खैबर मरी साहब ने, उन्होंने तो दस्तखत ही नहीं किया। इसमें ये थोड़ा सा मैं अर्ज करना चाहता हूँ बड़े एहतराम से, ये जरा बयानिया ठीक नहीं बना कि किसने दस्तखत किए, किसने। आइन पे दस्तखत होते नहीं है। अच्छा, दस्तखत नहीं होते, यानी वो ऐसे, यानी मुझे मालूमात हैं, और ये आइन पड़ा हुआ है वहाँ पे कौमी असम्बली में, आर्काइव्स में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मेरा ख्याल है रिसर्च को जाना चाहिए, उसको देख कर फिर बहस करनी चाहिए। बात ये थी कि आइन की मंजूरी ऐसे होती है कि जब आइन एक एक शिक पेश की जाती है ना, फिर उसमें आप उसके हक में हैं तो वो कहते हैं कि दोज हु आर इन फेवर शुड से आई, एंड फिर वो लोग कहते हैं आई एंड यस, और फिर दूसरे लोग कहते हैं कि दोज हु आर नॉट इन फेवर शुड से नो। इस तरह होता है। फिर ये कि अगर कोई कहते गिनती करें तो फिर वो कहता है, स्पीकर कहता है कि जो हक में है वो खड़े हो जाएं, तो लोग खड़े हो जाते हैं, जो मुखालफत में होते हैं वो बैठे रहते हैं। इस तरह से होता है। इसमें जो आर्काइव्स में लिखा हुआ है, 2 आदमी जो थे वो खड़े नहीं हुए, एक शाह अहमद नूरानी साहब थे और एक अहमद रजा कसूरी साहब थे। ये जो पीपल्स पार्टी में थे, लेकिन भुट्टो साहब के साथ उनकी अनबन हो गई थी। और शाह अहमद नूरानी ने कहा कि इसमें फलान इस्लामी दफा ठीक नहीं है, इस्लामी तरीके से नहीं आई है, ठीक है। और अहमद रजा कसूरी साहब को भी इस तरह कोई छोटा मोटा था। तो ये रिकॉर्ड में ये था, ये दोनों। हाँ, बाकी ये बात है कि दस्तखत उन्होंने कहा कि इसको इस आईनी मसवदे को वहाँ लगाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग दस्तखत कर लें ताकि ये तो नजर आ जाए कि ये दस्तखत भी हुए हैं, ताकि देखने वालों को तो वो एक तरह से म्यूजियम के लिए
तो कुछ लोगों ने दस्तखत लिए, लेकिन एक सबसे नहीं लिए, अच्छा सब मेंबरों ने किए नहीं दस्तखत। जी, ये जो रायशुमारी हुई थी कानून साजी पे, जिसका आपने कहा कि 2 लोग बैठ गए, बाकी उठ गए, तो उठने वालों में नवाब खैर शुमारी, डॉक्टर अयूब बलोच भी शामिल थे। ये वो तो देखिए ना, मुझे ये पता नहीं है कि वो उस मीटिंग में थे या नहीं थे ना। ये तो इस पे भी डिपेंड करता है ना कि आप मीटिंग में मौजूद हो तो आप उठ खड़े हो सकते हैं, अगर आप नहीं हो तो तो फिर ज़ाहिर फिर तो है ज़ाहिर नहीं होगे, तो ये मैं नहीं कह सकता। जी, जी। लेकिन ये कि जो रिकॉर्ड में है कि इख्तिलाफ कहाँ हुआ है वो ये था।